चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदाता पोलिंग बूथ पहुंच कर रखी मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज 5 करोड़ 25 लाख मतदाता बन रही भाग्य विधाता। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद 1,70,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। विधानसभा चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश में फिर रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। अगर बीजेपी सरकार बनी तो बंद हो जाएगी योजनाएं। और उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों के 13 दिन पूरे, युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू टीम का काम। तकनीकी खराबी के चलते आ रही रेस्क्यू में दिक्कत। नमस्कार, राजस्थान का सियासी हलचल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव और मैं हूं राकेश कुमार। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता तन्मय शर्मा और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज झाकड़। दोनों का सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे और सबसे पहले जाना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज झाकड़ के पास। भीमराज जी, कांग्रेस किस तरीके की तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है? लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि क्या सत्ता परिवर्तन का रिवाज, ये जो पैटर्न बनता आया है, चलता आया, इसमें किसी तरीके का बदलाव हो सकता है? मैडम देखिए, मैं पहले आपके चैनल से माध्यम से जो उत्तराखंड टनल में फंसे हैं जो मजदूर हैं, मैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिज्जत से ये दुआ करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी निकले। और मैं आपके अब ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का जो पर्व है इसके अंदर, और अब की बार सत्ता नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा। कांग्रेस रिपीट हो रही है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला, व्यापारी सब कांग्रेस के साथ हैं। और आप 3 तारीख को आपके चैनल पे देखने को मिलेगा, कांग्रेस की सत्ता रिपीट होगी, पूर्ण बहुमत के साथ होगी। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता तन्मय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। तन्मय जी, जिस तरीके से कांग्रेस में पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस है कि जो रिवाज है इस बार बदल दिया जाएगा, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव आप खुद देखेंगे कि किन किन मुद्दों पे लड़ा है और किस मजबूती से लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नज़र के साथ देखते हुए ये तय किया कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कांग्रेस सरकार में हुए, तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस सरकार ने खेली, बच्चों और बालिकाओं के साथ जो अपराध घटित हुए, जिस तरह से पूरे राज्य की व्यवस्था चरमरा गई, घूसखोरी, जल जीवन जो था उसके अंदर जिस तरह से घूसखोरी हुई, जिस तरह से इनके एक शीर्ष नेता महेश जोशी का टिकट इन्होंने काटा, आप खुद देखेंगे किस तरह कांग्रेस अपने आप में व्यथित थी, अव्यवस्थित थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको देखते हुए कि राज्य किस तरह त्रस्त हुआ है कांग्रेस के इस 5 वर्ष के शासन से, हमने चुनाव इस तरह लड़ा है। हम जनता के बीच में गए हैं, जनता का कष्ट रहा है, समझा है, देखा है। और तन्मय जी, पायलट के साथ कुछ होता है, दर्द आपको हो रहा है। महेश जोशी का टिकट काटा गया है, दर्द आपको हो रहा है। ये कांग्रेस का दर्द आप क्यों उठा रहे हैं? पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, जिस मजबूती से लड़ा है, जो सवाल था उसका मैं पहले ये जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप खुद देखेंगे आपके चैनल पे 3 तारीख को, किस तरह से एक बड़ी मजबूत सरकार बनाती है और किस तरह कांग्रेस के जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार वाली एक सरकार है जिसने 5 साल जनता को त्रस्त किया है, उस सरकार को उखाड़ फेंके। नहीं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है, अगर पायलट के साथ कुछ होता है दर्द बीजेपी को हो रहा है, महेश जोशी के साथ कुछ होता है दर्द बीजेपी को क्यों है? बीजेपी भला क्या देख पा रही है उसमें? दर्द किस बात का है? अगर आप अपने एक सक्षम नेता, जिसको आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा था, उन्हें आप टिकट नहीं दे सकते, यानी कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
मुख्यमंत्री के कार्यालय से सोना और नकदी पाए जाना, इससे बड़ा क्या आप सबूत देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने घर में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ करके भ्रष्टाचार फैलाया है। कहां नहीं, फर्टिलाइजर्स पे ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, किसानों की जमीनें नीलाम करवा दी। भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि किस प्रकार जो किसान त्रस्त हुए, जो परेशान हुए, उन्हें कोई ना कोई उचित मुआवजा मिले और वो वापस से खड़े हो सके। हर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जाएगा। 70 लाख युवाओं का जो पेपर लीक का मामला इन लोगों ने किया है, जो भारी भ्रष्टाचार किया है, उन युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और एक एक को लाकर के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब भयभीत कांग्रेस सरकार के नेताओं को यह देखना है वो किस तरह सामने समर्पण करते हैं या जेल के कटघरे में जाके खुद खड़े हो जाते हैं। ठीक है जाखड़ साहब, न्याय आप नहीं कर पा रहे हैं, सीधा आरोप है, न्याय आप नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी को दर्द उठ चुका है। आपने पायलट के साथ न्याय नहीं किया है, आपने महेश जोशी के साथ न्याय नहीं किया है। राकेश जी, मैं बात बताऊं, बहुत अच्छा सवाल किया और इन्होंने मांग उठाई जो शर्मा जी ने, भाजपा प्रवक्ता ने। मैं कहना चाहता हूँ किसान और बेरोजगारों की मांग उठाई, पर ये भूल क्यों जाते हैं जब पिछली भाजपा सरकार थी वो रावड़ा गढ़साना था, जब किसान पानी मांग रहे गोलियों से क्यों बूंद रहे थे। इसका भाजपा ने एक भी नेता ने 200 विधानसभा में गए हैं, एक भी जवाब दिया, बता दीजिए। ये भूल क्यों जाते हैं जब सोयला के अंदर किसान पानी मांग रहे, ये गोलियों से बूंद रहे। ये भूल क्यों जाते हैं जब किसान दिल्ली बॉर्डर में 3 काले कानून उनके लिए गए। इसका आज तक एक भी प्रधानमंत्री जी या भाजपा के प्रवक्ता या नेता ने जवाब नहीं दिया। क्या एक सरद मराठे, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो किसानों को बताएगा जो 3 काले कानून की नीति आयोग में बैठ के सिफारिश कर रहा था और योगेंद्र को कह रहा था आप मेरे साथ मीटिंग कीजिए, पर उसके बारे में कोई बयान नहीं आता है। लेकिन जाकर साहब आरोप तो आपके ऊपर भी है, जाकर साहब आरोप आपके ऊपर भी है। किसानों की कर्ज माफी में लौटूंगा, किसानों की कर्ज माफी 10 तक की गिनती पूरी नहीं हुई आपकी और 750 किसान शहीद हो जाते हैं, उसमें इनका एक भी बयान नहीं जाता था, क्योंकि ये 3 काले कानून पूंजीपतियों के लिए लाए गए और पूंजीपतियों के इशारे पे बनाए गए। और बेरोजगारी की बात करने वाले मैं पूछना चाहता हूं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, आज 3.5 लाख रेलवे में पद खाली है, 5.5 लाख बैंकिंग सेक्टर में है और पीयूसी के अंदर 5.5 लाख पद खाली है। किसानों का मुद्दा उठाया आपने, किसानों का मुद्दा उठाया, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं, किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन डिबेट में क्यों? किसानों का मुद्दा आपने उठाया, मैं मान सकता हूं आपकी बात। राहुल गांधी के 10 तक की गिनती 5 साल में पूरी क्यों नहीं हो पाई है? बीजेपी का सीधा आरोप है आप लोगों के ऊपर। किस चीज का, दोबारा बताएं। राहुल गांधी ने 10 तक की गिनती की थी, किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सदा घेरती आई आप लोगों को, अभी तक कर्ज माफी नहीं हुई है। जो किसानों के कर्जे माफते हैं, जो राजस्थान सरकार के अंडर बैंक आते हैं, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, उनका 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया और उन किसानों को दोबारा लोन दिया गया है और उनको बगैर ब्याज के दिया गया है। और जो दूसरे लोन है उनके लिए 4 बार पत्र लिखा गया। इन्होंने भाजपा सरकार को और आदरणीय मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि किसानों मामले में चुप रहते हैं और किसानों और मजदूरों में लाठी गोली बंदूक से मार दिए, पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते, उस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आते हैं, मोदी जी लेके आए थे, राजस्थान सरकार उसमें भागीदार है, पर उनकी गुजरात है जो मोदी जी का गृह राज्य, वो तो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जवाब लेंगे, बीजेपी प्रवक्ता से बिल्कुल जवाब लेंगे। 40,000 करोड़ का घोटाला है, उस पे नहीं बोलेंगे ये लोग। बीजेपी प्रवक्ता से बिल्कुल जवाब लेंगे। आपको रेलवे की खाली वैकेंसीज दिखाई दे रही है, आपको तमाम वो जो केंद्र के अधीन आती है वो तमाम वैकेंसीज आपको शो हो रही है, लेकिन राजस्थान में बेरोजगारों के साथ में जो हुआ उसका जिक्र कोई भी कांग्रेस नेता या कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों नहीं करता है? आपको उस समय आपने दावा किया कि एसओजी ने कार्रवाई की है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी संवैधानिक संस्था जो राजस्थान सरकार के सपोर्ट से है, राजस्थान सरकार अगर राजस्थान में एक समुचित रूप से कोई पेपर नहीं करवा पा रही है, जिम्मेदार कौन होगा? सर जी जो इस पेपर का आपका जिक्र करें, इसके अंदर जो लिस्ट थे उन पे कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई है, सब जेलों के पीछे गए हैं और भाजपा के जो नेता इसका सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 14 बार में एक ही कार्रवाई बता दीजिए। और हिंदुस्तान में पहला आजीवन कारावास का कानून बनाने वाला पेपर माफिया के खिलाफ राजस्थान है और राजस्थान ने कार्रवाई की है, भाजपा ने तो एक में भी गिरफ्तारी नहीं। और भाजपा के आप जो लीक की बात करते हैं तो आधार कार्ड का डेटा लीक है, उस पर बात नहीं करेंगे, एयर इंडिया का डेटा लीक हो वो नहीं करेंगे, कोविड का डेटा लीक होता है उस पर बात नहीं करें। पर सवाल ये उठता है कि इनको कुछ नहीं करना है, ये पूंजीपति मित्रों की सरकार है और इनको किसान और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं और इनकी विदाई 2023 में यहां से तैयार 2024 में भाई साहब के अनुसार डोटासरा जी अब जेल में है, इनके हिसाब से यानी डोटासरा जी अब जेल में है, उन्हें टिकट नहीं दिया लड़ने के लिए, क्योंकि डोटासरा ये एक नाम था जो लगातार हर पेपर लीक के अंदर सामने खुल करके आया, अपने सारे रिश्तेदारों को जो अक्षम रिश्तेदार है उनको सबको आरएएस अफसर या कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया, यानी डोटासरा जी इनके हिसाब से अब जेल में। इन्होंने कानून कर दिया, इन्होंने व्यवस्था कर दी, सबको लाके कानून के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन जो मुखिया था, जो मुखिया है इस पेपर लीक का, डोटासरा जी, वो आज भी खुले घूम रहे, टिकट लेकर के प्रदेश बन के अभी बैठे।
मैं जी आपको रोकना चाहूंगी। भीमराव जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से तमाम दावे और वादे तो लगातार किए जाते हैं, क्योंकि किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी लगातार आप भी उठा रहे हैं, किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी विरोध लगातार जारी है, सवाल उठाए जा रहे हैं किसान कर्ज माफी को लेकर कि किसानों की कर्ज माफी की गई है, लेकिन साफ तौर पर जो अभी हालिया घटना हुई है, जिस तरीके से किसान ने बकायदा वीडियो बनाया और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि अगर मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इस पर आप टिप्पणी दें। देखिए, कांग्रेस आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किसानों के साथ रही है। हरित क्रांति ले लो, श्वेत क्रांति ले लो, कभी भी किसान, अभी भी इस सरकार में देख लिए 5.5 लाख जो लाइट विद्युत कनेक्शन है कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिए, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी है। और लंपी बीमारी में जो गायें किसानों या पशुपालकों की जो मर गई थी लंपी बीमारी से, 168 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए गए, 20 लाख बीज किट किसानों को फ्री वितरित किए गए, 750 करोड़ रुपए एक CID डिपार्टमेंट होता था, मोदी सरकार जो खालों का नहरों का मेंटेनेंस देखता, उस डिपार्टमेंट को मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। उसके बजाय राजस्थान सरकार ने 750 करोड़ रुपए देखो उनका मेंटेनेंस का काम करवाया। इंदिरा गांधी नहर के लिए 3500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के साथ मिलकर उसका मेंटेनेंस का काम जारी है। उस कनाल का काम राजस्थान में और पंजाब में जारी है और बंदों का मेंटेनेंस हो रहा है। और किसानों के लिए जो कर्ज माफी थी मैंने आपको बता दी। और भाजपा के मित्रों से मेरा सवाल है कि यदि आप किसानों की चिंता करते हैं डीजल पेट्रोल महंगा होने से, पर किसान की पर बीघा 2000 रुपए बोनी महंगी, उस पर नहीं बोलेंगे। 500 का जो DAP कट्टा 1900 मिल रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। और जो GST पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट आते हैं उन पे बढ़ाएगी, उस पर नहीं बोलेंगे। ट्रैक्टरों की जो कीमतें बढ़ाई गई है उस पर नहीं बोलेंगे। और दूसरा सवाल, जो वसुंधरा सरकार में गोलियों से किसान मरेंगे उनको क्या मुआवजा दिया गया? 750 किसान जो शहीद हुए तो बटोरे जाते हैं दावे और वादे के साथ ना। जिस तरीके से आपने तमाम बातें की, किसान कर्ज माफी को लेकर आपने ये कामें की, लेकिन यहाँ पर आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि 19 से 20 हजार लोगों को, किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो कर्ज के तले दबे हुए थे। मैडम, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है जिसके जरिए किसान KCC लेता है और सहकारी बैंक से एक लिमिट होती है 50,000 लाख 2 लाख रुपए वो होती है। KCC के अंदर मैडम एक समस्या ये आ रही है कि KCC 3 लाख तक 30 पैसे होती है और 3 लाख से ऊपर जाता है 70 पैसे लगता है। एक्चुअली समस्या ये आ रही है कि जो केंद्र की सूची के विषय बैंक है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं वो आज एक करीबन 1 रुपया 1.5 रुपये से ऊपर पैसा ब्याज का लेते हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर मॉनिटरिंग कराएगा और उनकी ऑडिट रिपोर्ट हुआ है किन किन बैंकों ने किसानों से पेनल्टियां ली है, किन से लिए। और ये राजस्थान सरकार के अधीन वाले आने वाले बैंक से एक ही बैंक की कुर्की नहीं हुई है। ठीक है, आप हर एक ठिकड़ा केंद्र सरकार पे ही क्यों फोड़ रहे हैं? ARCP योजना को लेकर भी आपने बात की, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ावा हो रहा है उसको लेकर। राज्य में सरकार तो आपकी है ना, राज्य में सरकार तो आपकी है ना, तो फिर ये सारी क्लैरिफिकेशन भी नहीं था उसमें, क्लैरिफिकेशन भी नहीं था। अगर राजनीतिक मंच से राहुल गांधी का कोई बयान आया है, आपने आम आवाम को यह क्यों नहीं बताया कौन कौन से बैंकों का कर्ज माफ होगा? आम जनता, आम किसान ही मान करके बैठ चुका था कि कहीं ना कहीं जो भी कर्ज उसने लिया है, कुर्की की संभावना हो रही है, जमीनें बिकने की तैयारी है, तो शायद कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो शायद हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। जी सर जी, मेरा यह कहना है कि जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 49% सेंटर का होता है, 49 स्टेट का होता है, 2% काश्तकार देता है। जबकि वो योजना मोदी जी लेके आए थे और वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इनका PM साहब का होम राज्य उसमें लागू नहीं है, पर राजस्थान दे रहा है। उस तरह की योजना लागू करके दे दीजिए। स्टेट पीछे हटे तो बताए। 4 बार लेटर मुख्यमंत्री ने लिखा कि आप हमें निर्देशित करें कि इसको हम कैसे क्लोज करें, क्योंकि जो राजस्थान सरकार के अधीन वाले बैंक है उनका कर दिया है। अब जो कुर्की हुई है वो सेंटर की सूची वाले भी बैंकों की है, तो उसमें इनको निर्देशित कर देते, हम अपना हिस्सा देने को तैयार है, पर इनको नहीं करना। ये पूंजीपतियों का अभी भी 8,34,000 करोड़ रुपए माफ कर चुके हैं। कल मैंने बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो 70,000 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में फायदे में हुए, उनकी 10% हिस्सेदारी बेच रही है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आती है वो कहती है कि 2003 तक फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो सार्वजनिक बैंकों से आगे निकल जाएगी। तब समझ में आया कि हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि ये सारा माल जो सार्वजनिक बैंक है ये पूंजीपतियों को हाथों को सौंपना चाहते हैं, जैसे रेलवे, बेल, सेल, हवाई अड्डे, पोर्ट सब इन्होंने बेचे हैं। उसी तरह ये पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और जनता का ये कहीं भला चाहते हैं। तो महंगाई पे बोलते, सिलेंडर पे बोलते, आज जनता किस तरह तरह परेशानी है। कोरोना काल देखिए, जब देश की आर्मी फरवरी के अंदर लॉकडाउन होता था तो ये मार्च में क्यों लगाया, ये मेरा सवाल है। क्योंकि इनको नमस्ते ट्रम्प करना था और MP में सरकार पलटनी थी। आंकड़ों को लेकर के, आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं। जब यहाँ से बिजली के ऊपर बात बताइए, लंपी के ऊपर बात कर ले, तो प्रदेश की जनता को तो सम्मान मिलता है, केंद्र में जाने के तो लायक है नहीं कांग्रेस। एक एक करके अपनी बात रखें। उसने नहीं दिया, बोले इससे समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों भीमराव जी, मुझे ये कहना है कि आखिरकार कुछ भी हो, ठीक है भीमराव, आखिरकार कुछ भी हो, हर चीजें केंद्र सरकार को ही क्यों? अगर पूंजीपतियों की
आपने बात की कर्ज माफी को लेकर वो केंद्र इसलिए सरकार कि कर चुकी है, मैनिफेस्टो में ठीक ये है, केंद्र लेकिन सरकार ये के हवाला किसान, दे रहे हैं, तो आप फिर इस राज्य पे की सवाल सरकार खड़ा में होता हो, है। किसान तो आपके हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये तो कर्ज माफी का कार्य कर सकते थे। आप यहाँ पर ठिकरा फोड़ रहे हैं पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की कर्ज माफी को किसी तरीके से किया जाए। जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, जो आंकड़े आप देख रही हैं, ऐसी स्थिति तो सामने नहीं आती अगर कर्ज माफी होती तो। देखिए मैडम, यदि आप किसानों की आत्महत्या बता रहे हैं तो पहले तो भाजपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद क्यों किए गए, क्या कारण था? और दूसरा जो सवाल है, मैं पहले आपका जवाब दे चुका हूं कि जो केंद्र की सूची के विषय है उसके अंदर केंद्र की मंजूरी के बगैर उसके अंदर स्टेट कार्रवाई नहीं कर सकता। आप चाहे आरबीआई गाइडलाइन पढ़ लीजिए, और ये सूची के अंदर स्पष्ट लिखा, जो राजस्थान सरकार के अधीन थे उनका सबको हो गया। इन्होंने तो फर्जीवाड़े में बुधराम जैसलमेर बाड़मेर के किसान थे, उनकी फोटो लगा के उनको प्रसाद किया, जबकि बुधराम कहता मेरे तो कोई कर्जा ही नहीं है, ना मेरी कोई जमीन नीलाम हुई। इनको किसानों की चिंता नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों के पूंजीपति मित्रों का फायदा चाहते हैं। समय की अभाव है तो मैं बताना चाहूंगा, हर चीज पे कांग्रेस सरकार राइडर लगाती है। पहले तो कांग्रेस सरकार की आप संरचना सुनिए, उसका सिस्टम सुनिएगा किस तरह बने। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे आज तक लड़ते हुए आए, एक जगह भी साथ खड़े नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष अपनी राह अलग चल रहे थे। हर आदमी, जितने भी नेता इनकी पार्टी में थे, वो सिर्फ खुद का भला कर रहे थे, पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये सड़क पर चलते हुए एक रिक्शे वाले से पूछ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, वो ये बताएगा इस बार कांग्रेस सरकार कहीं सरकार के रूप में नहीं देगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को चरमरा दिया। पुलिस वाला एक आप अंदाजा लगाइए, एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ अगर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रेप करने की हिम्मत कर सकता है, तो उस प्रदेश का जो गृह मंत्री है, जो कि मुख्यमंत्री है, उसने कानून व्यवस्था को किस गर्त में लाके डाल दिया। लंपी गाय पे मैं बात करता हूं, इनको ये ध्यान नहीं होगा, लंपी गाय का मुआवजा देने के लिए इन्होंने राइडर लगा दिए। ये गाय इतने किलो दूध देगी तो इतना मिलेगा, इतने किलो दूध मिलेगी। उस किसान के, गरीब किसान से पूछिए, उसको क्या पता वो गाय कितना क्या करेगी, कब दूध देगी, क्या नहीं देगी। उसका तो एक सूत्र था घर का, जो भी इन लोगों ने छीन लिया। बिजली की बात करते हैं, इतना बड़ा ढकोसला दिखाया, लोगों को पहले लालच दिया, और आज बिजली के बिल आपके खुद के घर के उठा के देख लीजिए इन्होंने क्या हालत कर दी। किसान रो रहा है, जब बिजली मिलती है उससे किसान को खेत में जाने के लिए, उस समय किसान काम नहीं कर पाता। झूठे सांत्वनाएं, झूठी सारी घोषणाएं करके गहलोत जी सोचते हैं कि इस जनता को फिर धूमिल कर देंगे, धोखा दे देंगे और एक सरकार बना लेंगे। तो ये एक अतिशयोक्ति होगी, ये नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। तन्मय शर्मा जी, विपक्ष कहाँ था? बेरोजगारों के पेपर आउट होते हैं। नहीं था विपक्ष ने, विपक्ष कहीं नहीं था। विपक्ष अगर सड़कों पर होता, आपके नेता लोबी में बटे हुए थे सर, आपके नेता लोबी में बटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी लोबी से अछूती नहीं है, सबने देखा है सर। पन्ने खुल के आए तन्मय जी 5 साल विपक्ष कहाँ था? बंद हो गए। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या थी? विपक्ष की जिम्मेदारी जानना चाह रहा हूं मैं। जिम्मेदारी क्यों नहीं करी? एक मजबूत विपक्ष है भारतीय जनता सतीश पार्टी। पूनिया अध्यक्ष थे, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा को सड़कों पर उतरते देखा है हमने। आपने या तो देखे नहीं, सिविल लाइंस के ऊपर मुख्यमंत्री आवास पर जितने धरने दिए गए सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, किरोड़ी जी के नेतृत्व में, उतने तो कांग्रेस ने पिछले 20 वर्ष में नहीं दिए। और लगातार जागरूक किया, पूरी व्यवस्था को इन्होंने जागरूक किया कि कौन कौन इसमें अपराधी हैं, उनके नाम चिन्हित हुए। आज भी इनके जो अधिशासी बैठे थे, जो अधिकारी बैठे थे, उनको इन्होंने बंद किया जेल में। वो कब बंद हुए? जो नागर हुआ वो कब बंद हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी ने शोर मचाया, युवाओं का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लगातार उस 70 लाख युवाओं के हर घर में अगर 4 जनों का परिवार जोड़ते, आप सोचिए कितने करोड़ लोगों का जीवन खराब कर दिया कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार ने। ठीक है, मेरा एक सवाल है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल विपक्ष में आप लोग रहे, और बीजेपी की खासतौर पर एक खासियत रही है जो मैंने अक्सर रिपोर्टिंग के दौरान नोट की है। बीजेपी विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण तरीके से निभाती है, जो मैंने अक्सर देखी है, सड़कों पर उतरना, पूरा अधिकारों की मांग करना। लेकिन इन 5 सालों में सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे सिंधिया, चुनाव आते हैं, संगठन में फेरबदल होता है, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, कुल मिलाकर क्या सब कुछ ठीक था? कि ये इसमें से 2.5 वर्ष कोविड में निकले, जब कानून था कि सड़क पे ही कोई नहीं निकलेगा तो सड़क पे आएगा कौन? बाकी के बच्चे 2.5 साल में अगर आपको मैं गिनती करा दूं, कम से कम 40 से 50 ऐसी बड़ी बड़ी घेराव हुए हैं। प्रदेश ने जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व का मतलब जो लीड किया है, आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना पावर में थी, ना कुछ थी, ना व्यवस्था थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीबों के पास, जो जरूरतमंद उनके पास, कोविड समय में हर समय लगातार भोजन पानी की व्यवस्था का पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते रहे। और ये सब मॉनिटरिंग केंद्र से निर्धारित थी, केंद्र को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक दिन का पूरे देश का अपना मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि कोई आदमी अछूता न रह जाए। चलिए भीमराज जाखड़ जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपके लिए। गारंटीज की जरूरत क्या पड़ी? पहला चुनाव में देख पा रहा हूं, वायदे, घोषणाएं, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, तमाम चीजें मैंने देखी है।
पीएम मोदी एक की एक बड़ा मजबूत शब्द है। जब माननीय प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि ये मेरी गारंटी है, तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व पटल पे जितने देश खड़े वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने कह दिया है, यानी ये काम जरूर होके रहेगा। आज विश्व पटल पे भारत जिस स्थान पर खड़ा है, आप और मैं और इस जगह बैठे हुए सारे इस प्रदेश इस देश के लोग इतने गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस देश को विश्व पटल पे सबसे ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। तो वो गारंटी वहां से शुरू होती है कि जब मोदी जी विश्व में शांति की गारंटी देते हैं, देश में लोगों की रक्षा की गारंटी देते हैं, महिलाओं के बचाव की गारंटी देते हैं, युवाओं की नौकरियों की गारंटी देते हैं, बच्चों के प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं, तो वो गारंटी मानी जाती है। गारंटी कांग्रेस ने भी दी है सर। कांग्रेस की गारंटी दी है, बड़ी अच्छी गारंटी, मैं आपको गिनाता हूं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 की गारंटी हाँ कांग्रेस ने दी है। महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की गारंटी हाँ कांग्रेस ने दी है। बच्चों के साथ बलात्कार की गारंटी हाँ कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस सिर्फ गलत चीजों की गारंटी दे सकती है, विश्व के, देश के और राज्य के विकास की गारंटी कांग्रेस देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, भीमराज जी जवाब दे इस पर। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। कहा कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी तो 2022 में यूपी के एक सभा में कहा था मैं किसानों की 2022 में आमदनी दुगनी कर दूंगा। पता नहीं वो कहाँ गई, वो गारंटी कहाँ गई। कहाँ वो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कहाँ गई। जब जंतर मंतर में देश का तिरंगा फैलाने वाली महिलाएं, जब उनको पुलिस घसीट रही थी, उनके खाने पीने का राशन जब्त कर रही थी, वो एक भाजपा के नेता पे आरोप लगा रही थी, क्या हुआ, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। आप चिन्मयानंद को संरक्षण दे रहे हैं, आप कुलदीप सेंगर को संरक्षण दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब हो जाता है जब एक महिला का रेप हो जाता है और गर्भवती महिला का, और उसके परिवार को मार दिया, उसकी बच्ची को दीवार में पटक के मार दिया। ब्रिटिश बानों के रेपिस्टों की रिहाई करते हैं, फूल माला और स्वागत करते हैं। क्या ये गारंटी है? थू है इस बात पे। मैं कहना चाहता हूं क्या इस बात पे एक भी जवाब दिया हो तो मेरे को बता दीजिए। मणिपुर पे ये नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे महिलाएं क्या वो इंडिया से बाहर है, उस पे ये जवाब नहीं देंगे। और युवाओं की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है, आज सेंटर में 20 लाख पद खाली है, क्या वो युवा हिंदुस्तान के नहीं है? उस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर एक सबसे बड़ा सवाल और मैं कहना चाहता हूँ जो आज तक न तो आपने उठाया और मैं बताना चाहता हूँ। आज हर आदमी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा है, मोबाइल, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। क्या जरूरत थी कि जब बीएसएनएल का सब कुछ सेटअप है, जो अपनी उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका काम चाइनीज कंपनी को देने की, जेटी को काम दिया गया 5G का, क्यों दिया गया, किसके इशारे पे? जब अपने चाइना से खतरे की बात करते हैं, जब मैं पूछना चाहता हूं वोडाफोन आइडिया काम जेटी को किसके इशारे पे दिया गया है, तब दुर्भाग्य और बड़ा हो जाता है कि जब एयरटेल का काम दुनिया की जासूसी के नाम मामले में बदनाम कंपनी हुआवे को, और जिसकी हुआवे के मालिक की बेटी को, सुनिए मेरी बात, अमेरिका में जमानती इस बेस भेजी जाती है कि एक पैर में रेडियो कलर डाली जाती है, वो डायरेक्टर है कंपनी में, और उसको काम एयरटेल का दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसको खतरा नहीं है कि देश, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। इन मुद्दों पर आज तक किसी भाजपा नेता की सफाई नहीं आएगी और न आएगी। और ये जिन का लोन राइट ऑफ किया गया है उस पे भी आप जवाब दीजिए। महिला उत्पीड़न को लेकर आपने बातचीत की, मंत्री महेश जोशी के बेटे पर भी बड़ा आरोप लगा था। हालांकि पीड़िता का साफ तौर पर यहां पर केस दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण उसे दिल्ली तक रुख करना पड़ा। इस पर आप क्या जवाब देंगे? हालांकि दावे वादे तो बहुत करते हुए नजर आए हैं कि महिला अत्याचार को लेकर लगातार सरकार सख्त रही है, लेकिन इस तरीके की स्थिति है, मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, उसके बावजूद यहां पर ऐसी स्थिति है कि कार्रवाई तक नहीं की गई, उसके एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, जिसकी वजह से पीड़िता को दिल्ली रुख करना पड़ा। इस पर आप बताएं। मैडम, दिल्ली यदि पीड़िता का आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस जांच करे, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, जांच करवाइए ना, जांच करवाइए। मेरे साथी को शायद ये नहीं पता कि दिल्ली पुलिस किसी केंद्र के अधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र शासित प्रदेश, आप पता कर लीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और उसकी जांच हुई है, उसके अंदर निर्दोष है और अंदर होता है। और भाजपा कांग्रेस किसी की मदद नहीं करती है और भाजपा बलात्कारियों को बचाने के लिए और हमेशा बलात्कारियों के साथ चुनाव है, राम रहीम को अपराध किसने दी, क्यों, किसी इशारे पे? मैंने पहले भी आपसे भीमराज जी सीधा सवाल है, इस बात को घुमाया नहीं जा सकता। ठीक है, एक एक करके पानों पे नहीं बोलेंगे, आप दूसरों पे बोलिए, उसमें नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप पुलवामा के ऊपर बोलिए, कैसे कौन था देवेंद्र सिंह? देखिए, चिल्लाने से मुद्दे से भटक नहीं सकते भीमराज जी, सीधा सवाल है, इसको आप भटका नहीं सकते। महेश जोशी राजस्थान के मंत्री हैं, उनका केंद्र जाना, वहां पर पीड़िता के जाना कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या किसी तरीके से सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है? प्रशासनिक अमला कमजोर है, यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। सवाल मैडम, जीरो टॉलरेंस नीति है। राजस्थान में सबसे ज्यादा एफआईआर होती है, कोई महिला जाके कहीं पे भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकती है। और महिला ने जाके दिल्ली एफआईआर करी तो दिल्ली एफआईआर आई, पहले राजस्थान पुलिस की आई, फिर दिल्ली पुलिस उसके अंदर कार्रवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस ने उनको बुलाया और उसके अंदर उनके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें कार्रवाई करें। भीमराज जी, मेरा तो सीधा सवाल है ना आपसे कि महेश जोशी
के बेटे पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप सीधा मैं इसका जो जवाब से दें बस। मुकदमा दिल्ली में, महिलाओं मैडम, के राजस्थान के FIR अंदर दर्ज की मुकदमा होता जाती तो है, कार्रवाई जो करते हैं ना, FIR दर्ज की राजस्थान में और जाती कौन है, से ठीक है, ये मुकदमे सब में सवाल कार्रवाई नहीं हमने चाहिए। बचाव तन्मय जी किया। कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज मेरे को तन्मय जी एक कुछ बोलना सवाल चाह का इनका जवाब दे दीजिए कानून व्यवस्था के ऊपर। वो प्रतापगढ़ में जो बच्ची का बलात्कार करके उसे ईंट के भट्टे में जलाया गया, उस पुलिस ने उन माँ बापों की FIR नहीं लिखी थी। वो माँ बाप खुद गए उस भट्टी के ऊपर जाके, उन्होंने वहां देखा एक बच्ची का हाथ निकला पड़ा है। तब इनके मुख्यमंत्री, इनके राहुल गांधी, इनकी प्रियंका गांधी और इनका सो कॉल्ड कानून एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? उन गरीब माँ बापों के साथ क्यों नहीं खड़ा था? वो बिलक बिलक के रो रहे थे अपनी बच्ची को देख करके, हमारी बच्ची का ये हाल कर दिया गया। इनसे पूछिए, ये कह रहे हैं कि रिपोर्टें दर्ज होती हैं, 0 रिपोर्ट दर्ज होती है। आप खुद गवाह हैं इस चीज के प्रदेश में। कानून व्यवस्था को महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, वो शर्मनाक है, वो बेहद शर्मनाक है। बच्चियों से बलात्कार का आंकड़ा कांग्रेस का सबसे ज्यादा, 7,500 से ऊपर, 7,500 जो ऊपर लौटेंगे आप दोनों के पास लौटेंगे। ब्रजेश शर्मा के पास चलते हैं, न्यूज रूम में मेरे सहयोगी जुड़े हैं। ब्रजेश, महत्वपूर्ण चुनाव रहा है और चुनाव प्रचार में एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, मर्यादाएं खूब टूटी है, मूर्खों का सरदार, मैच का पनौती या काफी कुछ यूं माना जा सकता है कि चुनाव नहीं हो रहा था, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। चुनाव का ये रूप हमने देखा है। क्या 2023 का चुनाव क्या वाकई में इस तरीके से लड़ा जा रहा है मानो 2024 का सेमीफाइनल हो? जी देखिए राकेश जी, कहीं ना कहीं 2023 का चुनाव इस तरह से लड़ा जा रहा है कि वो 2024 का ही सेमीफाइनल है। और बीजेपी की शुरू से आदत रही है कि 2023 का या कोई भी चुनाव हो उसको सेमीफाइनल की तरह ही लड़ती है। ये जो मुद्दा रहा वो बीजेपी ने काफ़ी तेज़ी से उछाला था, जो राहुल गांधी को एक विशेष शब्दों से संबोधित करती है। इसके बाद राहुल गांधी ने उस पर टिप्पणी किया जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में जो शब्दों को उछाला गया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मर्यादाएं टूटती नजर आई, एक दूसरे पर वार प्रतिवार। वहीं हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात थी कि जो एक शब्दों की मर्यादा होती है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर खूब धज्जियां उसकी उधेड़ी थी। चलिए, कुल मिलाकर के राजस्थान में मतदान लगातार जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मतदान को लेकर के लोगों में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है, अपने आप में काफी बड़ा एक बदलाव यूं माना जा सकता है। अब की बार लोग बढ़ चढ़ करके मतदान के इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। तन्मय शर्मा जी, भीमराज जाखड़ साहब, आप दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रजेश, आपके पास लौटेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए, सोचने वाली बात यह है क्या वाकई में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है ये व्यक्तिगत आक्षेपों के ऊपर चुनाव है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मर्यादाएं वाकई में पूरी टूट चुकी है? सिर्फ एक चीज है, सत्ता कैसे प्राप्त होगी? ब्रजेश, देखिए, सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों ही दल विशेष रूप से उनका यही महत्व है कि सत्ता कैसे प्राप्त हो। और सत्ता प्राप्त करने के लिए और जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने के लिए चाहे वो किसी भी हद तक सीमा लांघी जा रही है। अभी जब मैं सुन रहा था ये दोनों प्रवक्ताओं की, तो इन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों में जारी था। मैं ये जानता भी हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में है सरकार बीजेपी की, और वहीं राजस्थान में कांग्रेस चला रही है। दोनों ही दलों में, केंद्र में चाहे बीजेपी तमाम दलों में सरकारों में है, वहाँ भी महिलाओं की सम्मान इज्जत और उनके साथ तार हो रहे हैं। बेटियों के सम्मान राजस्थान में भी आप खुद सोचिए राकेश जी की 6 महीने की बच्ची के साथ दौसा में रेप हो जाता है और बीजेपी के लोग वहां जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर बचाव कर रही है। तो कहीं ना कहीं मर्यादाएं और जो भावनाओं का है जो उल्लंघन लगातार हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुर्सी की जो लड़ाई है, सबसे बड़ा खेल कुर्सी का है। दोनों ही दल कैसे भी करके कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। और जो परिपाटी है 5 साल की, परिपाटी के बदौलत ये चाहते हैं कि सरकार कैसे न कैसे परिपाटी में 5 साल में हम मौका मिले। लेकिन दोनों ही दलों की सरकारें जब बनी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार हुई। शब्दों की जो मर्यादा है वो पूरी तरह से उल्लंघन है। वो चाहे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, या तमाम जो नेता हैं जो अपने को शालीनता के सील कहे जाते हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से भाव भंगिमाएं तोड़ी, सील जो मर्यादाओं की सीमा है उसको लांगी। तो देखने वाली बात ये थी। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि बड़ी बात यह है कि क्या इसका असर, आरोप की झड़ी तो तेज है और लगातार दोनों ही पार्टियां जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम बातें बताने के लिए। और जिस तरीके से लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 11 बजे तक 24% से ज्यादा मतदान अब तक किए जा चुके हैं और लगातार लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल राज तिलक किसका होगा, किसके सर सजेगा सेहरा, ये भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। हालांकि 3 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।